हम लोग हिस्ट्री यानी इतिहास के तीसरे नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवाद, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इस चैप्टर से संबंधित पिछले 4 वीडियो में इस चैप्टर का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। तो यदि अभी तक आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला चारों वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इस चैप्टर का पूरा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न को बताएंगे। लेकिन आप लोग जानते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोगों को तभी अच्छा लगेगा जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका अच्छे तरीके से कंप्लीट रहेगा। यानी कि यदि आप लोग चाहते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर हमारा पकड़ मजबूत हो, तो इसके लिए आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर अपना पकड़ मजबूत करना होगा। क्योंकि बिना सब्जेक्टिव पढ़े आप लोग ऑब्जेक्टिव पर उतना अच्छा कमांड नहीं कर पाएंगे जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने के बाद कर पाएंगे। इसलिए कोई भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने के पहले आप लोग उसका पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करिए। इसलिए पहले हम सब्जेक्टिव पढ़ाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करवाते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए सबसे पहले नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ऐसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि जैसे ही हम प्रश्न पढ़ेंगे आप लोग इस प्रश्न का उत्तर, जो सही उत्तर होगा, वो नीचे कमेंट में बताते चलेंगे। इससे आप लोगों को भी एक अंदाजा लग जाएगा कि कितने अच्छे तरीके से हमारा यह चैप्टर कंप्लीट हुआ है। यदि आप लोग सही सही जवाब बता रहे हैं तो समझिए कि इस चैप्टर को आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए अंत में जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्न का आप लोग सही सही जवाब बता पाए हैं। चलिए पहला नंबर प्रश्न, कौन सा जवाब सही होगा आप लोग जल्दी से नीचे कमेंट में बताइए। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो इसका सही जवाब होगा सूर्यवर्मन द्वितीय, यानी पहला का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। यह वाला प्रश्न बहुत बार पहले पूछा जा चुका है, यानी कि आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा कि कंबोडिया में है। ध्यान रखिएगा, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में है। अब चलिए तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि हिंद चीन में कौन देश सम्मिलित नहीं था। देखिए यहां पर पूछ रहा है कि कौन देश सम्मिलित नहीं था। तो आप लोग जानते हैं कि हिंद चीन में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया था। तो वियतनाम तो यहां पर है, लाओस यहां पर है और कंबोडिया है। लेकिन प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि हिंद चीन में कौन देश सम्मिलित नहीं था। तो यहां पर जो सी नंबर ऑप्शन में चीन है, यह हिंद चीन में सम्मिलित नहीं था, यानी तीसरा का सी नंबर ऑप्शन ही सही जवाब होगा। अब चलिए चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। तो अभी हम आपको बताए हैं कि हिंद चीन में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, यही 3 देश आता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन में आप लोग देख लीजिए कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। चौथा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न, अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है। अभी आप लोग बताए कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ में है? कंबोडिया में है। तो आप लोग बताइए कि अंकोर वाट का जो मंदिर है वह कौन से देवता का मंदिर है, यानी कि वहां कौन से देवी देवता निवास करते हैं? जल्दी से आप लोग बताइए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अंकोर वाट का जो मंदिर है वह विष्णु भगवान का मंदिर है, यानी पांचवा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए छठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि कन्फ्यूशियस कौन था। छठा नंबर प्रश्न, कौन सा जवाब सही होगा? कन्फ्यूशियस कौन था? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, छठा का सही जवाब होगा कि कन्फ्यूशियस एक चीनी विचारक था। छठा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए सातवां नंबर प्रश्न, हिंद चीन किसके अधीन था, यानी कि हिंद चीन पर किसका कब्जा था। तो आपको हम पूरे चैप्टर में बताए हैं कि हिंद चीन पर फ्रांसीसियों का कब्जा था, यानी सातवां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए आठवां नंबर प्रश्न कह रहा है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे, यानी कि वैसे फ्रांसीसी जो हिंद चीन में आकर के बस जाते थे उनको क्या कहा जाता था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था। आठवां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा।
अब चलिए 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना, यदि आप लोग इसका सही जवाब जानते हैं तो जल्दी से आप लोग नीचे कमेंट में बताइए कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई। तो इसका सही जवाब होगा 1887 ईस्वी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था, यानी कि किस देश का गुलाम था, कौन सा देश यहां आकर के शासन कर रहा था हिंद चीन पर। इंडो चाइना मतलब क्या होता है, हिंद चीन होता है। तो आप लोग जानते हैं कि जो हिंद चीन था वह फ्रांस का उपनिवेश था, यानी 10वां का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वियतनाम में स्कॉर्लस रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था, बताइए। वियतनाम में स्कॉर्लस रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था। तो हम आपको बताए थे कि जो वियतनाम में स्कॉर्लस रिवोल्ट हुआ था वह ईसाई धर्म के विरुद्ध हुआ था, क्योंकि फ्रांसीसी लोग जबरदस्ती ईसाई धर्म को थोपना चाह रहे थे हिंद चीन वालों के ऊपर, इसलिए स्कॉर्लस रिवोल्ट हुआ था। यानी किसके विरुद्ध, तो ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध। तो 11 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्कॉर्लस रिवोल्ट कब हुआ था, बताइए। 12 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा। स्कॉर्लस रिवोल्ट कब हुआ था, तो 1868 ईस्वी में हुआ था, हम आपको बता चुके हैं। तो 1868 यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। यह वाला प्रश्न भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सिर्फ 10th के लिए नहीं बल्कि कंपटीशन लेवल एग्जाम के लिए भी। तो बताइए हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि पुर्तगाली था, यानी हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वियतनाम में टॉकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था, बताइए। टॉकिन फ्री स्कूल, तो हम आपको बताए थे कि जो फ्रांसीसी थे वह टॉकिन फ्री स्कूल इसलिए खोले थे कि पूरा हम अपना सभ्यता संस्कृति हिंद चीन वालों को दे दें। और फ्रांसीसी कहाँ के थे, तो पश्चिमी थे, यानी कि पश्चिमी शिक्षा को देने के लिए ही टॉकिन फ्री स्कूल खोला गया था, यानी 14 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई। यह वाला चीज भी हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बता चुके हैं कि टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी, तो 1907 ईस्वी में, यानी 15 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 16 नंबर प्रश्न है कि हिंद चीन में कोलोन किसे कहा जाता है, बताइए। हिंद चीन में जो कोलोन शब्द है यह किन्हें कहा जाता है। तो आपको पता होगा कि हिंद चीन में जो फ्रांसीसी आकर के बस जाते थे उन्हें ही कोलोन कहा जाता है, यानी 16 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 17 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि वियत मिन्ह की स्थापना किसने की थी। वियत मिन्ह की स्थापना किसने की थी, तो हो ची मिन्ह ने। आप लोग ध्यान रखिएगा, हो ची मिन्ह, यानी कि 17 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हम आपको हो ची मिन्ह के बारे में बताए थे कि यह उत्तरी वियतनाम का राजा था, यानी कि सबसे पहले जब वियतनाम आज़ाद हुआ तो उत्तरी वियतनाम के राजगद्दी पर कौन बैठा था, तो हो ची मिन्ह, ध्यान रखिएगा। अब चलिए 18 नंबर प्रश्न, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बताइए। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है, जो आपको बताना है क्या होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है कि पथ प्रदर्शक, यानी कि जो रास्ता दिखलाने वाला हो। तो आप लोग जानते हैं कि हो ची मिन्ह पूरे वियतनाम के लोगों को रास्ता दिखा रहे थे, इसलिए हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पथ प्रदर्शक। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए 19वां नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। यह वाला प्रश्न भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किनके द्वारा लिखा गया है, तो फान बोउ चाउ के द्वारा, यानी कि 19 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 20वां नंबर प्रश्न है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो हो ची मिन्ह थे, यानी 20 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 21वां नंबर प्रश्न, वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था, बताइए। वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था जिसको राजगद्दी पर बैठाया था। तो आप लोग जानते हैं कि सबसे महान नेता था हो ची मिन्ह, यानी 21 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 22वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि वियत मिन्ह या वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना कौन किए थे। तो आपको पता है, हम आपको बता चुके हैं कि वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना कौन किए थे, हो ची मिन्ह ही किए थे, यानी कि 22 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब चलिए 23वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि लियांग किचाओ कौन था। बताइए लियांग किचाओ कौन था। 23 नंबर प्रश्न कौन सा जवाब सही होगा। कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न पूछ दिया जाता है, इसलिए हम बाहर से भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन को ऐड कर देते हैं। तो बताइए लियांग किचाओ कौन था। तो 23 का सही जवाब हो जाएगा कि यह एक चीनी सुधारक था, यानी कि चीन का एक सुधारक था, इसलिए 23 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 24 नंबर प्रश्न, अनामी दल की स्थापना किसने की थी। अनामी दल की स्थापना किनके द्वारा किया गया। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अनामी दल का स्थापना कौन किए थे, ओनगुएन आई ने किए थे। ध्यान रखिएगा ओनगुएन आई, ध्यान रखिएगा आप लोग। 24 का ए नंबर ऑप्शन। अब चलिए 25वां नंबर प्रश्न, हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था। हम आपको बताए थे हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था, न्यूमेन आई क्वेक। हम आपको बताए थे कि नहीं बताए थे। तो 25 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि हो ची मिन्ह का दूसरा नाम न्यूमेन आई क्वेक था। यदि आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो एक एक प्रश्न का बिल्कुल सही सही जवाब आप लोग बता रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा भी अगर लापरवाही किए होंगे, अगर चैटिंग पर ज़्यादा ध्यान दे रहे होंगे तो आपसे प्रश्न छूट रहा होगा। इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1945 ईस्वी में, क्योंकि आपको पता है कि सन 1945 में ही वियतनाम आजाद हुआ था, और जब आजाद हुआ तो उसी समय वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई, यानी 1945 ईस्वी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई थी। किसकी अध्यक्षता में। तो हम आपको बताए थे कि सबसे पहले राजगद्दी पर कौन बैठा था। तो हो ची मिन्ह की अध्यक्षता में ही वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई, यानी 27 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न, बाओ दाई कहाँ का शासक था। बाओ दाई आपको नाम याद होगा। हम आपको बताए थे कि जब वियतनाम दो भागों में बट गया था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, तो उत्तरी वियतनाम का राजा कौन बना था, हो ची मिन्ह, और दक्षिणी वियतनाम का बाओ दाई। यानी कि बाओ दाई कहाँ का शासक था, तो दक्षिणी वियतनाम। 28 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वियतनाम के स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी। वियतनाम के स्वतंत्रता की घोषणा, सबसे पहले तो आपको इतना तो जरूर पता है कि 1945 ईस्वी में वियतनाम आजाद हुआ था। तो आप लोग ईस्वी से ही देख लीजिए कि 1945 कौन से ऑप्शन में है, बी नंबर ऑप्शन में है, यानी कि 2 सितंबर 1945 ईस्वी को वियतनाम के स्वतंत्रता की घोषणा हो गई थी। 29 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए 30वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ था। उस समझौता को किस नाम से जाना जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि उस समझौता को हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। 30 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब आप लोग बताइए, जेनेवा समझौता कब हुआ। जल्दी जल्दी से आप लोग नीचे कमेंट करते जाइए लगातार। और जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके आप लोग यहाँ पर अटेंडेंस दिखा दीजिए कि हाँ सर हम इस टेस्ट में मौजूद थे। तो जल्दी जल्दी से आप लोग इस लाइव टेस्ट को जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो बताइए जल्दी से, जेनेवा समझौता कब हुआ था। 31 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि सन 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता हुआ, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हुआ आंदोलन के नेता कौन थे। बताइए 32 नंबर क्वेश्चन कौन सा जवाब सही होगा। हुआ आंदोलन के नेता कौन थे। तो ध्यान रखिएगा कि हुआ आंदोलन के नेता थे हुइन फू सो। ध्यान रखिएगा हुइन फू सो, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 33 नंबर प्रश्न, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो यह चीज भी हम आपको बता चुके हैं कि हुआ आंदोलन एक क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था, यानी 33 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें पूछ रहा है कि जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांट दिया गया। हम आपको बताए थे कि जेनेवा समझौता के तहत वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। यानी कि कौन से
देश को बांटा गया? तो वियतनाम को बांटा गया, यानी 34 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नियो लियो हक्सत, ध्यान रखिएगा आप लोग, नियो लियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी थी? जल्दी से बताइए आप लोग। 35 नंबर क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर 2 4 5 क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा ऐड किए हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपके परीक्षा में हो सकता है कि पूछ दिया जाए। जैसे 35, 36, 37, 38 या जितने सारे भी प्रश्न हैं यहाँ पर बाहर से हम इसमें डाल दिए हैं। तो बताइए नियो लियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी थी? यदि आप लोग इसका सही जवाब जानते हैं तो जल्दी से बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा पाथेट लाओ की, यानी 35 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फुगसाली एवं हाउस फ्रांस प्रांत किस देश के थे? यह वाला प्रश्न भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोग ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि फुगसाली एवं होऊ फ्रांस प्रांत किस देश के थे? तो 36 का सही जवाब लाओस हो जाएगा, यानी कि यह दोनों लाओस देश के थे, ध्यान रखिएगा। अब चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 25 दिसंबर 1955 ईस्वी को लाओस में चुनाव के बाद किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ? 37 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? 25 दिसंबर 1955 को लाओस में चुनाव जब हुआ उसके बाद किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुब्बन फूमा, ध्यान रखिएगा आप लोग, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सुब्बन फूला होता है, यहाँ पर फूमा लिखा गया है, फूला, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? तो 38 का सही जवाब हो जाएगा कि नरोत्तम सिंघानुक ने, यानी 38 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर ऑप्शन कह रहा 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंपूचिया का पुराना नाम क्या था? बताइए 39 नंबर क्वेश्चन, कंपूचिया का पुराना नाम क्या था? तो 39 का सही जवाब हो जाएगा कि कंबोडिया को ही कंपूचिया बोला जाता था, ध्यान रखिएगा। 39 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, कंपूचिया का पुराना नाम कंबोडिया था, ध्यान रखिएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, नरोत्तम सिंघानुक कहाँ के शासक थे? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि नरोत्तम सिंघानुक कहाँ के शासक थे? तो 40 का सही जवाब डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कंबोडिया के, 40 का डी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया? पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो वियतनामी युद्ध हुआ था उसे ही पहला टेलीविजन युद्ध कहा जाता है। तो 41 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? 42 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? यानी कि वियतनाम को आजाद करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किनका रहा था? तो हो ची मिन्ह का रहा था, यानी 42 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगा करके अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? बताइए वह कौन सा दार्शनिक था जो अमेरिका को दोषी करार दिया था वियतनाम युद्ध के लिए? तो 43 का सही जवाब रसेल हो जाएगा। वह दार्शनिक कौन था? तो रसेल ही था जो अमेरिका को दोषी करार दिया था। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि हो ची मिन्ह मार्ग किस देश से होकर गुजरती थी? बताइए आप लोग, हो ची मिन्ह मार्ग किस देश से होकर गुजरती थी? तो हम आपको बताए थे कि हो ची मिन्ह मार्ग लाओस से भी होकर के गुजरती थी, कंबोडिया से भी और वियतनाम से भी, यानी कि पूरे हिंद चीन से, यानी 44 का सही जवाब डी नंबर ऑप्शन होगा, उपयुक्त तीनों देशों से। चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई? यह वाला प्रश्न भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बताइए जल्दी से। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई? हम आपको बताए थे कि जिस समय राष्ट्रपति वहां कौन था? निक्सन था, राष्ट्रपति निक्सन। उसी समय माइली गांव की घटना हुई थी और माइली घटना के बाद ही युद्ध समाप्ति की घोषणा भी हो गई थी, यानी कि उस समय राष्ट्रपति कौन था? तो निक्सन था, ध्यान रखिएगा। 45 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि माइली गांव की घटना कहां हुई थी? यानी कि माइली गांव कहां में पड़ता था? तो दक्षिणी वियतनाम में था, यानी 46 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि माइली गांव कहां पर था? तो दक्षिणी वियतनाम में, बी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के इस चैप्टर में 46 प्रश्न ही था जो कि हम आपको बता दिए। अब आप लोगों की बारी है ईमानदारी से यह बताने की कि आप लोग 46 में से कितने प्रश्न का सही जवाब दे पाए हैं। उम्मीद करते हैं कि कम से कम 40 तो आप लोग जरूर सही किए होंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि 5-6 प्रश्न हम इधर उधर से डाल दिए थे, लेकिन फिर भी 40 प्रश्न ऐसा था जो कि इस चैप्टर का ही था, जो कि हम आपको ऑलरेडी सब्जेक्टिव क्वेश्चन
रिवीजन में पढ़ा चुके हैं, तो इसलिए आप लोग 46 में से 40 प्रश्न का सही उत्तर जरूर बताए होंगे। यदि आप लोग 40 का सही उत्तर बताए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोगों की तैयारी बिल्कुल बेहतर चल रही है। तो जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि 40 सही हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और आज आपका जो यह तीसरा नंबर चैप्टर था हिंद चीन में राष्ट्रवाद, यह चैप्टर भी समाप्त हो गया। अब इस चैप्टर से संबंधित चाहे ऑब्जेक्टिव में चाहे सब्जेक्टिव में कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो इसका सही सही जवाब आप लोग बता सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह पूरा चैप्टर आपको भली भांति समझ में आ गया होगा और यदि अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया है, यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए और जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।